आज हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर है गुप्त काल। ठीक है, चूंकि मौर्य हमने पढ़ा, मौर्योत्तर हमने पढ़ा, अब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त काल, चूंकि इस काल के बारे में चूंकि मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ, सारे मुद्दों पर हमने बात किया। ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर लिख लीजिए बेटा 9 है ये, और इसे हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल बेटा? गुप्त काल। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा गुप्त काल के बारे में। लिखिए गुप्त काल क्या होता है, अध्याय 9, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो गुप्त काल है बेटा, जो 320 से लेकर 415, लिख लीजिए गुप्त काल का जो फेज है, गुप्त काल 320 से लेकर बेटा 415 का जो है, इसका जो फेज है उसे हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं। इस काल में जो है मेन जो कैरेक्टर्स आए उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये 300 से लेकर, चूंकि हमने अभी चर्चा किया, गुप्त काल जो है 300 से लेकर यहाँ पर जो मेन चीज है इसको लिखिए, जो मेन हम बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर 300 से लेकर टोटल अगर हम बात करें, चूंकि सभी को हमको इसमें इंक्लूड करना है गुप्त काल में, तो 300 से लेकर कहें 600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 300 से लेकर कहिए 600 ईसा तक। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, हम बात कर सकते हैं गुप्त का। चूंकि मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ और उत्तर भारत में बेटा 500 वर्षों तक किसी केंद्रीकृत शासन का प्रभाव नहीं था। मौर्य शासन चूंकि काफी बड़ा था और उत्तर भारत में, तो मैं कह सकता हूं गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत में जो जगह खाली थी उस पर क्या किया, शासन को स्थापित किया। तो लिखिए लिखिए मौर्य शासन के, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मौर्य शासन के क्या बेटा, विघटन के बाद, लिखिए मौर्य शासन के बेटा विघटन के बाद, साफ साफ लिखता हूं मैं, मौर्य शासन के बेटा विघटन के बाद अगर हम बात करें, तो मैंने कहा कि भारत में 500 वर्षों तक किसी केंद्रीकृत शासन का प्रभाव नहीं था। लिखिए भारत में 500 वर्षों तक किसी केंद्रीकृत, किसी बेटा केंद्रीकृत अगर हम बात करें, 500 वर्षों तक किसी केंद्रीकृत शासन का प्रभाव नहीं था, शासन का प्रभाव नहीं था, प्रभाव नहीं था, कह सकते हैं। गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत में पुनः, लिखिए गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत में पुनः क्या किया, इस फिल इन द ब्लैंक्स को क्या किया, भरने की कोशिश किया। क्या किया? पुनः केंद्रीकृत शासन को स्थापित किया। लिखिए पुनः केंद्रीकृत शासन को स्थापित किया। केंद्रीकृत शासन को क्या किया बेटा, शासन को स्थापित किया। इस बात को हम लिख सकते हैं। और मैंने कहा चूंकि गुप्त शासकों का उदय जो हुआ था वो मगध अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश को माना जाता है। जो गुप्त शासकों का उदय है, गुप्त शासकों का जो उदय है बेटा, जो गुप्त शासक थे इनका उदय जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मगध अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी कहा जाता है, ऐसा माना गया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अगर बात करें, 3री शताब्दी में चूंकि गुप्त जो है कुषाण शासकों के क्या थे बेटे, सामंत थे। लिखिए 3री शताब्दी में गुप्त क्या थे बेटा, तो 3री शताब्दी में जो बेटा गुप्त थे वो क्या थे, वो कुषाण शासकों के क्या थे, सामंत थे। कुषाण शासकों के क्या थे, तो कुषाण शासकों के सामंत थे, सामंत। कुषाण शासकों के बेटा क्या थे ये, तो कुषाण शासकों के ये सामंत थे। साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार, लिख लीजिए, चाहे साहित्यिक स्रोत हो चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो बेटा साहित्यिक हो चाहे पुरातात्विक हो, किसी भी स्रोत के अनुसार, चाहे साहित्यिक हो चाहे पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार क्या कह सकते हैं बेटा, तो साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार यह कहा गया है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त स्वतंत्र शासक के रूप में सामने आए। 4ठी शताब्दी की बात करें बेटा, ईसा में 4ठी शताब्दी ईसा में गुप्त जो आए, एक
स्वतंत्र शासक के रूप में सामने आए। एक क्या है बेटा, एक स्वतंत्र शासक के रूप में सामने आए, शासक के रूप में सामने आए, स्वतंत्र शासक के रूप में बेटा ये सामने आए। आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पहला जो था, जो गुप्त साम्राज्य के जो कहा जाए शासक या प्रथम शासक, तो श्रीगुप्त साहब थे, जो 275 से 300 तक थे। तो प्रथम शासक कौन था बेटा, प्रथम शासक श्रीगुप्त साहब थे। श्रीगुप्त 275 से 300 तक, याद रखिएगा 25 साल ये संस्थापक थे। बेसिकली कहूं तो गलत नहीं होगा, ये प्रथम शासक थे, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था बेटा, घटोत्कच था। इनका उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी, इनका उत्तराधिकारी का नाम था घटोत्कच। इनका जो उत्तराधिकारी था बेटा वो घटोत्कच था, जो 300 से लेकर 319 तक था, 300 से लेकर 319 ईस्वी तक था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। शासन किया, और इन शासकों ने कहां कहां शासन किया, शासकों ने जो शासन किया, याद रखिएगा, शासकों ने शासन कहां क्या किया बेटा, प्रयागराज में किया, लिख लीजिए प्रयागराज। प्रयागराज के साथ साथ आप कह सकते हैं बेटा इन्होंने अयोध्या में शासन किया, अयोध्या लिख लीजिए, प्रयागराज हुआ, अयोध्या हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा जो है और भी कह सकते हैं, जैसे तथा मगध में शासन किया, मगध लिख लीजिए, मगध में शासन किया, मगध में क्या किया बेटा, तो इन्होंने शासन किया। तो ये भी पॉइंट सबको इंक्लूड करना है। श्रीगुप्त तथा घटोत्कच ने जो, अगर हम बात करें, लिखिए श्रीगुप्त तथा घटोत्कच ने, लिख लो बेटा कि श्रीगुप्त तथा घटोत्कच ने अगर हम बात करें बेटा तो महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। किसकी बेटा, महाराज की उपाधि ग्रहण की थी, महाराज की उपाधि बेटा ग्रहण की थी। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है बेटा महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। चूंकि अगर हम बात करें बेटा, चूंकि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अगर एक एक करके हम बात करें, चूंकि मुद्दा बहुत है, तो हम कह सकते हैं कि सर गुप्त साम्राज्य के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, लिख लीजिए गुप्त साम्राज्य के, अगले पेज पे लिखिए, अगले पेज पे लिखिए गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत, लिखिए गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत, लिखिए ऐतिहासिक स्रोत। अगर बेटा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम चर्चा करें, जिसमें साहित्यिक स्रोत भी है, लिखिए साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या लिख सकते हैं, जैसे वायु हुआ, विष्णु हुआ, मत्स्य हुआ, लिखिए वायु हुआ बेटा, विष्णु हुआ, मत्स्य हुआ, लिख लीजिए वायु हुआ बेटा, विष्णु हुआ, मत्स्य हुआ, स्कंद तथा मार्कंडे पुराणों से, स्कंद तथा मार्कंडे पुराणों से, लिख लीजिए पुराणों से क्या लिख सकते हैं बेटा, मार्कंडे पुराणों से लिख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य की जानकारी, साम्राज्य की क्या मिलती है बेटा, तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ये कह सकते हैं। विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, लिखिए विशाख दत्त की रचना, दत्त की रचना जिसका नाम है बेटा मुद्रा राक्षस, तो लिखिए बेटा विशाख दत्त की जो रचना है बेटा मुद्रा राक्षस, तथा देवी चंद्रगुप्तम, तथा देवी चंद्रगुप्तम, नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, देवी चंद्रगुप्तम से भी जो है गुप्त काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, से भी जानकारी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम से भी जानकारी मिलती है। चूंकि कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, चूंकि ऋतु संग्राम इत्यादि भी है, और गुप्त काल के समाज, चूंकि अगर हम कहें प्रशासन, चूंकि हम कहें धार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है, तो ये भी लिख लीजिए।
जो कालिदास की रचना है बेटा लिख लीजिए, कालिदास की रचनाएं। और कालिदास की रचनाओं में हमने कहा बेटा क्या क्या कहा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखिए, अभिज्ञान लिखिए, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूत भी कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, लिखिए रघुवंशम, माल विकाग्नि मित्रम, लिखिए माल विकाग्नि मित्रम, लिख लीजिए माल विकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, लिखिए ऋतु संहारम, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है कालिदास की रचनाएं। ऋतु संहारम हो गया। इत्यादि से गुप्त काल के समाज, लिखिए इत्यादि से गुप्त काल के समाज गुप्त काल के बेटा समाज, प्रशासन, धार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, समाज, प्रशासन, धार्मिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, धार्मिक सांस्कृतिक बेटा प्रवृत्तियां। और इसके साथ साथ बेटा हम बात करें प्रवृत्तियां की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ये भी कह सकते हैं जानकारी मिलती है। अगर हम अभिलेख के बारे में बात करें तो गुप्त काल के अभिलेखों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखिए अभिलेख के बारे में, गुप्त काल के अभिलेख दो भागों में विभाजित है, दो भाग में है विभाजित। दो भाग में पहला भाग कौन सा है, लिख लिए, दो भाग में विभाजित है। एक को कहा जाता है आधिकारिक रिकॉर्ड, लिखिए आधिकारिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। और दूसरा क्या है बेटा, तो दूसरा जो है आपका निजी रिकॉर्ड, लिखिए निजी रिकॉर्ड। और भैया ये आधिकारिक और निजी रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। आधिकारिक रिकॉर्ड की बात अगर हम करें तो राजनीतिक तथा राजवंशिक घटनाक्रमों की जानकारी मिलती है। राजवंशी, लिखिए राजवंशी तथा राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। पहली बात तो ये लिख सकते हैं। इससे बात करें प्रशस्ति अथवा शाही फरमान के रूप में देखा जाता है। इसे प्रशस्ति अथवा शाही फरमान के रूप में देखा जाता है, शाही फरमान के रूप में, फरमान के रूप में देखा जाता है, देखा जाता है। प्रशस्ति या शाही बेटा फरमान के रूप में देखा जाता है, ये भी कह सकते हैं। इसकी सहायता से प्रशासन तथा समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से क्या होता है बेटा, प्रशासन तथा समाज की जानकारी, समाज की क्या बेटा जानकारी प्राप्त होती है। और क्या लिख सकते हैं, जिस पर शासकों के विचारों का प्रभाव होता है। शासकों के विचारों का क्या होता है बेटा, शासकों के विचारों का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, कह सकते हैं इस बात को। हमने कहा जैसे उदाहरण चंद्रगुप्त का लौ स्तंभ अभिलेख, उदाहरण अगर पूछे एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त का लौ स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, चंद्रगुप्त का बेटा लौ स्तंभ अभिलेख कहां पर है, तो लौ स्तंभ जो अभिलेख है बेटा वो कहां पर है, तो वो आपका है, आप सभी जानते हैं महरौली, जो दिल्ली में एक जगह है महरौली, महरौली। तो याद रखिए कहां पर है बेटा, वो महरौली में, ठीक है। स्कंदगुप्त का जो है आप सभी जानते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख, ये भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसी में से, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें, तो ये क्या है, ये आधिकारिक रिकॉर्ड है।
अगर निजी रिकॉर्ड की बात आए तो क्या लिखेंगे? निजी रिकॉर्ड में क्या लिखेंगे? ऐसे अभिलेख जो समाज, लिखिए निजी रिकॉर्ड में क्या बोल सकते हैं कि ऐसे अभिलेख जो समाज, अर्थव्यवस्था तथा अन्य प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में स्थापित करते हैं। ऐसे रिकॉर्ड जो समाज, अर्थव्यवस्था, सोसाइटी हुई या बेटा अर्थव्यवस्था हुई, समाज हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ तथा अन्य प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में स्थापित करते हैं तथा अन्य प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप में क्या करते हैं बेटा? प्रत्यक्ष रूप में स्थापित करते हैं। लिख लीजिए, स्थापित करते हैं। अन्य प्रवृत्तियों को बेटा प्रत्यक्ष रूप में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। और इन अभिलेखों से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र सामने आता है। तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र सामने आता है। तो अगर दो भागों में इसको मैंने डिवाइड किया और दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी मैंने सभी को देने की कोशिश किया। अगर हम सिक्कों के बारे में बात करें बेटा, सिक्के, चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि हमने गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, सिक्के से क्या रिलेटेड है भैया? सिक्कों के बारे में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे। बड़ी मात्रा में लिखिए, बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे। बड़ी मात्रा में बेटा सिक्के जारी किए थे। ये सोने तथा चांदी के अतिरिक्त अन्य धातुओं तथा मिश्र धातुओं के भी थे। सोने के तथा चांदी के तथा अन्य धातुओं, सोने चांदी तथा अन्य धातुओं की बात करें बेटा, अन्य धातुओं तथा मिश्र धातुओं के भी थे। ये भी कह सकते हैं। इन सिक्कों पर जो है अंकित चित्र तथा शब्द गुप्तकालीन गतिविधियों को चित्रित करते हैं। लिखिए, इन सिक्कों पर अंकित चित्र, इन सिक्कों पर बेटा अंकित चित्र की जो बात अगर हम करें, जो देखेंगे आप, अंकित चित्र जो है तथा शब्द जो है, चित्र तथा शब्द, ये क्या करते हैं बेटा? अंकित चित्र तथा शब्द की जो बात हम करें वो गुप्तकालीन गतिविधियों को चित्रित करते हैं। लिखिए, गुप्तकालीन गतिविधियों को क्या करते हैं बेटा? चित्रित करते हैं। गुप्तकालीन गतिविधियों को क्या करते हैं? तो गुप्तकालीन गतिविधियों को चित्रित करते हैं। इन सिक्कों पर ग्रीक तक कुषाण शासकों का जो है, ग्रीक तक कुषाणों का प्रभाव अधिक था। सिक्कों पर जो है ग्रीक तथा कुषाण का प्रभाव भी देखा जाता है। ग्रीक तथा कुषाणों का प्रभाव भी देखा जाता है। यह प्रभाव डिजाइन तथा कलात्मकता में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा सिक्कों के बारे में। ठीक है, अब हम एक शासक जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, पहला शासक जो इंपॉर्टेंट शासक, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बात करें बेटा, 319 से 335 तक था, याद रखिएगा। छोटा सा ही कार्यकाल था, 16 साल का, लेकिन ठीक है। प्रथम कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रथम लिखिए, पहला लिखिए, प्रथम स्वतंत्र शासक कह सकते हैं। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अपने स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इसने, लिखिए, अपने स्वतंत्रता की घोषणा के बाद
इसने क्या किया बेटा, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बेटा इसने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किया, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और सामान्य साम्राज्य सुदृढ़ बनाया, स्थापित किए, तब साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। साम्राज्य सुदृढ़ बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखिएगा, जो लिच्छवियों की राजकुमारी, क्या नाम बेटा, लिच्छवियों की जो राजकुमारी है जिनका नाम है बेटा कुमार देवी से विवाह किया। किससे बेटा, कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से बेटा विवाह किया तथा विवाह में स्मृति में उसने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। विवाह में उसने क्या नाम दिया बेटा, चंद्रगुप्त कुमार देवी के, चंद्रगुप्त कुमार देवी के, जो मैं कहूं प्रकार के, देवी के प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाए बेटा, सिक्के चलवाए, सोने के बेटा सिक्के चलवाए। सोचिए उस समय के शासक थे ऐसे। विष्णु पुराण के एक, अगर बात करें अनुच्छेद में वर्णन है कि गुप्त शासक प्रयागराज तक साकेत के मगध जो है विस्तृत शासन करते थे, यह भी कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपने सत्तारोहण की तिथि से, मतलब जब सत्ता संभाला, इसने, लिख सकते हैं अगले पेज पे लिखिए, इस पेज पे नहीं हो पाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने, लिख लीजिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने सत्तारोहण, जब से सत्ता संभाला, रोहण की तिथि से क्या काम किया बेटा, गुप्त संवत चलाया। 319 से 320 तक क्या चलाया बेटा, गुप्त संवत। चलाया, गुप्त संवत चलाया। उसने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। बिहार तथा यूपी के बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। और नियंत्रण ही नहीं स्थापित किया बेटा, समुद्रगुप्त उसका पुत्र उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त जो था उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। बात समझ में आया? तो ऐसे ऐसे हमारे सूरवीर हमारे देश में पैदा हुए हैं बेटा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब आप बात करते हैं बेटा समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त कैसा शासक था, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो अच्छा होगा कि समुद्रगुप्त आखिर किस टाइप का शासक था। क्योंकि हमको तो सबको बारे में बात करना है, एक एक सभी जितने शासक थे, क्योंकि गुप्त वंश में हर मुद्दे पर, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, सभी मुद्दे पर हम बात करेंगे बेटा। लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में जो हमने कहा कि समुद्रगुप्त कैसा शासक था, थोड़ा उसके बारे में हम लोग बेटा चर्चा कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए सर हेडिंग डाल लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त कैसा शासक था। इसके बारे में जो मेन है लिखिए समुद्रगुप्त। लिखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब से कब तक था, लिख लीजिए 335 से 375। देखिए समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति से जो है उसके जीवन तथा शासन काल का प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त का क्या था बेटा, प्रयाग प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति से उसके जीवन तथा शासन
उसके जीवन पे, उसके शासन काल तक प्रकाश पड़ता है, पर शासन काल पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। कह सकते हैं ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गुप्त वंश का लिख लो। प्रतापी शासक था। राज सत्ता प्राप्त करने के साथ उसने, कहा जाए जो है राज सत्ता जैसे ही वो प्राप्त किया, उसने अपने भाई जो है काज के विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये भी तो भाई बड़ी चीजें नहीं है, इसमें राज सत्ता के साथ संघर्ष करना पड़ा। राज सत्ता के साथ लिख लीजिए संघर्ष करना पड़ा, ये कह सकते हैं, करना पड़ा। और क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है उसके दरबारी रचनाकार हर्षेय ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति उसके दरबारी, क्या नाम बेटा? हरिश्रेण ने लिखा है। श्रेण ने लिखा, हरिश्रेण ने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जो साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जो है, ब्रिटिश इतिहासकार वीए स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। देखिए इसके साम्राज्यवादी लिखिए, साम्राज्यवादी नीतियों के कारण इसे किसने कहा है बेटा? इसके साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जो है ब्रिटिश इतिहासकार वीए स्मिथ ने, ब्रिटिश इतिहासकार लिख लीजिए, वीए स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया है। नेपोलियन की संज्ञा दिया, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया है। समझ में आया कुछ आपको? तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा तक दी गई है। और समुद्रगुप्त की विषयों को हम 5 जो है चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इसके जो विषय है समुद्रगुप्त की विषयों को हम 5 चरण में बेटा विभाजित कर सकते हैं। तो लिखिए जो 5 चरण में इसके विषयों को बेटा, समुद्रगुप्त की जो विषयों को 5 चरण में लिखिए, समुद्रगुप्त की विषयों को 5 चरण में विभाजित। प्रथम चरण क्या है बेटा? प्रथम चरण जो फर्स्ट स्टेज है क्या है? लिख लीजिए प्रथम चरण क्या है? तो इसमें कहा गया उत्तरी भारत के राजाओं को समाप्त कर अपने राज्य का अंग बनाया। लिखिए इसमें जो है उत्तरी भारत के राजाओं को समाप्त कर, उत्तरी भारत के राजाओं को बेटा समाप्त करके क्या किया? अपने राज्य का अंग बनाया, अपने राज्य का अंग बनाया। अपने राज्य का क्या बेटा बनाया? तो एक पार्ट बनाया, अंग बनाया। गणपति नाग लिखिए, गणपति नाग। गणपति नाग बोले तो मथुरा। इसके साथ साथ और भी बात करें जैसे अच्युत देव, अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा नागदत्त, विदिशा, विदिशा के बारे में आदि कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण में कह सकते हैं बेटा, लिख लीजिए द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हम कह सकते हैं बेटा योधेय, मालव। लिखिए योधेय, मालव, जो मेन चीजें लिख लीजिए। योधेय हुआ, मालव हुआ, अर्जुनायन हुआ, अर्जुनायन लिख लीजिए, अर्जुनायन हुआ। प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न बोले तो इसमें बोल सकते सीमावर्ती राज्य है, इस सीमावर्ती राज्य है, लिख लीजिए सीमावर्ती राज्य। ठीक है,
इसके साथ साथ तृतीय चरण लिख लीजिए, तीसरा चरण, तृतीय चरण। तीसरा चरण अगर हम बात करें बेटा, तो तीसरा चरण में जैसे हम कह सकते हैं आर्विक नामक वन्य जाति को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। आर्विक नामक वन्य जाति को पराजित, ये भी कह सकते हैं, तीसरा चरण था इसका। और इन जातियों ने अशोक के समय भी क्या किया था, संकट उत्पन्न किया था। ये जो आर्विक जाति थी, अशोक के समय भी संकट दिया था। तीसरा चरण हो गया। चतुर्थ चरण क्या लिखेंगे बेटा, चौथा जो चरण था, दक्कन के 12 राज्यों को जीता। चतुर्थ चरण में देखिए, चतुर्थ चरण, दक्कन के 12 राज्यों को जीता। दक्कन के बेटा 12 राज्यों को जीता, जिसमें महेंद्र है, कौशल है, लिखिए कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे महेंद्र है, कौशल है, साउथ के हैं, दक्कन के हैं। या व्याघ्रराज है, लिखिए व्याघ्रराज। व्याघ्रराज क्या है बेटा, तो व्याघ्रराज जो है आपका महाकांतार है, महाकांतार है, लिख लीजिए, ये भी कह सकते हैं। महेंद्रगिरी है, लिखिए महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है बेटा, तो पिष्टपुर, लिखिए पिष्टपुर। महेंद्रगिरी बेटा पिष्टपुर, ये भी कह सकते हैं। स्वामीदत्त लिखिए कोट्टर, स्वामीदत्त, लिखिए कोट्टर, ये भी कह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट चरण, पांचवा चरण क्या है, लिख लीजिए पांचवा चरण। पांचवा चरण, तो पांचवा चरण के बारे में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, तो पांचवा चरण विदेशी, जो विदेशी शक्तियों, देवपुत्र शाहीन, लिखिए विदेशी शक्तियों, विदेशी शक्तियों में क्या बोल सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं कि देवपुत्र क्या बोल सकते हैं, देवपुत्र शाहनुशाही, जिसमें हम कह सकते हैं बेटा कुषाण शासकों के वंशज हैं। ये शाहनुशाही कौन है बेटा, कुषाण शासकों के वंशज हैं, ये वंशज है। कुषाण शासकों के क्या है, तो कुषाण शासकों के वंशज तथा शकों के उत्तराधिकारियों को पराजित किया, तथा शकों के उत्तराधिकारियों को पराजित किया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, काम सब किया इसने, 5 चरण थे और पांचों चरण में जो है इसने काम किया। एरड़ अभिलेख से जो है अगर हम बात करें, लिखिए एरड़ अभिलेख से, लिख लीजिए एरड़ अभिलेख से क्या लिख सकते हैं, तो एरड़ अभिलेख से हमने कहा कि जो एरड़ अभिलेख है बेटा, समुद्रगुप्त के सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, यह भी कह सकते हैं कि एरड़ अभिलेख से समुद्रगुप्त के गतिविधियों, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। उपाधियों के बारे में अगर हम बात करें बेटा, उपाधियां क्या क्या उपाधियां दे सकते हो इनको, तो कह सकते हो सर रविराज, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में रविराज कहा गया है, रविराज प्रयाग प्रशस्ति में इसे रविराज कहा गया है, ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ परम भागवत नालंदा ताम्रपत्र में, परम भागवत नालंदा, परम भागवत किसमें कहा गया बेटा, तो परम भागवत नालंदा में कहा गया है, नालंदा ताम्रपत्र में कहा गया है।
अश्वमेध पराक्रम सिक्के भी चलाए इसने, अश्वमेध पराक्रम सिक्के चलाए, ये भी कह सकते हैं। विक्रम के बारे में आप जानते हैं, विक्रम चूंकि एक सिक्का के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया, विक्रम, ये भी सिक्के चलाए। तो ओवरऑल जो मेन चीजें हमने लिख दिया, इसको याद रखिएगा। क्योंकि अगर इसके स्वर्ण सिक्कों के प्रकार के बारे में बात करें बेटा, तो स्वर्ण सिक्कों के जो प्रकार थे, स्वर्ण सिक्कों के प्रकार थे, याद रखिएगा। तो स्वर्ण सिक्कों के जो प्रकार हैं, जिसमें गरुड़ प्रकार, लिख लिए गरुड़ प्रकार, गरुड़ प्रकार, स्वर्ण सिक्कों के जो प्रकार हैं बेटा, गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी, धनुर्धारी, ये भी कह सकते हैं। कुल्हाड़ी प्रकार, लिखिए कुल्हाड़ी प्रकार, कुल्हाड़ी प्रकार, ये सब भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब भी कहा जा सकता। इसके बाद शासक आता है बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो आता है बेटा, जो 375 से 414 तक था, लिखिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बताया गया है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, लिख लीजिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त का बेटा क्या था, ये उत्तराधिकारी था, ये भी कह सकते हो। गुप्तकालीन सिक्के हर्षचरित, लिखिए गुप्तकालीन सिक्के, लिखिए हर्षचरित। गुप्तकालीन सिक्के बेटा हर्षचरित की अगर हम बात करें, जिसमें कहा गया काव्ययी मीमांसा इत्यादि में, लिखिए काव्ययी मीमांसा इत्यादि में, काव्ययी मीमांसा इत्यादि में लिख लीजिए क्या बोला गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी। ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चूंकि मैंने कहा कि विदिशा से प्राप्त कुछ जैन मूर्तियों में, जो विदिशा से प्राप्त अगर कुछ जैन मूर्तियां हैं, लिख लीजिए विदिशा से प्राप्त कुछ जैन मूर्तियों में, विदिशा से प्राप्त बेटा कुछ जैन मूर्तियों में महाराज रामगुप्त, लिखिए महाराज रामगुप्त, लिखिए महाराज रामगुप्त। इसके साथ साथ बेटा विदिशा से प्राप्त मोहर में ध्रुव देवी को माता के रूप में जो विदिशा से प्राप्त, लिख लीजिए रामगुप्त कहा गया है। और विदिशा से प्राप्त अगर हम बात करें बेटा मोहर में ध्रुव देवी को, मोहर में ध्रुव देवी को क्या बोला गया बेटा, ध्रुव देवी को गोविंद गुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता गोविंद गुप्त की माता, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता के रूप में वर्णित किया गया है, के रूप में वर्णित। ये भी पॉइंट इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबको क्लियर है बेटा। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने नागवंश के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने नागवंश के शासकों के साथ, नागवंश के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, संबंध स्थापित, वैवाहिक संबंध जो है बेटा इन्होंने स्थापित किया था। और कुबेर नाग के साथ विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ
इसके बाद कुबेर नाग के साथ विवाह, कुबेर नाग के साथ विवाह। और जब बेटा कुबेर नाग के साथ विवाह हो गया तब क्या हुआ, तो पुत्री प्रभावती का विवाह, एक पुत्री थी जो कुबेर, जो मैंने कहा कि कुबेर नाग के साथ जो है विवाह किया, जिससे उत्पन्न पुत्री जो थी प्रभावती। उत्पन्न पुत्री क्या नाम था, इसके साथ शादी हुआ तो उत्पन्न पुत्री का नाम था प्रभावती। प्रभावती जो था, जो पुत्री थी बेटा, उसके नाम था प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक जो है रुद्रसेन सेकंड से किया। अपनी बेटी का विवाह, प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक, क्या नाम था, वाकाटक जो शासक था उसका नाम था बेटा रुद्रसेन सेकंड से किया। रुद्रसेन सेकंड से किया, रुद्रसेन सेकंड से किया, कह सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक सूरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसेन तृतीय को क्या किया, पराजित करके इसने जो है शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर, रुद्रसेन तृतीय को बेटा पराजित कर क्या किया, पश्चिमी भारत से शक क्षत्रप के शासन को समाप्त कर दिया। पश्चिमी भारत से शक शासक के क्षत्रप को समाप्त कर दिया, ये भी कह सकते हैं कि शक शासक के जो क्षत्रप है उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को लिखनी है अपने नोट्स में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कहूं कि शकों को समाप्त कर इसने गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा को अपने गुप्त साम्राज्य में मिलाया। ये सब चीजें आप सभी जानते भी होंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था एक खिलाड़ी आदमी था, ये विक्रमादित्य की उपाधि, देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण, विक्रमादित्य की बेटा उपाधि इन्होंने धारण किया, जिसे सबसे पहले उज्जैन के शासक ने 57 ईसा पूर्व में अपनाया था। इसने, जिसे सबसे पहले इसने उज्जैन के शासक ने 57 में अपनाया था। खैर ये जानते होंगे, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट शासक है और इसके बारे में हमने चर्चा किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कालिदास की रचना लिखे, चंद्रगुप्त द्वितीय को लिख लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड को जो कालिदास की रचना है बेटा, क्या नाम है उस रचना का, तो कालिदास की रचना का नाम है, जिसका नाम है रघुवंशम का नायक भी माना जाता है। रघुवंशम का नायक भी माना जाता है, नायक भी माना जाता है। जो मेहरौली स्तंभ अभिलेख में, लिखिए मेहरौली स्तंभ अभिलेख में, मेहरौली स्तंभ अभिलेख में चंद्रगुप्त के, जो हम बात करें वंश का, विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है, विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीन की यात्री, जो चंद्रगुप्त सेकंड के ये जो था, इसके शासनकाल में चीन का यात्री, क्या नाम था बेटा चीन के यात्री का, तो चीन का यात्री फायान भारत की यात्रा पाया। लिखिए चीन का यात्री बेटा फायान भारत की यात्रा पर आया, भारत की यात्रा पर आया। उसके भारत आगमन का उद्देश्य, लिखिए उसके भारत
आगमन का उद्देश्य क्या था? उसके भारत आगमन का बेटा उद्देश्य क्या था? बौद्ध साहित्यों की खोज करना था। लिखिए, बौद्ध साहित्यों की, लिखिए, साहित्यों की खोज करना था। बौद्ध साहित्यों की बेटा खोज करना था। बात समझ में आया सभी ने? बौद्ध साहित्यों की क्या करना था बेटा? खोज करना था। यह भी पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करना है कि बौद्ध साहित्यों की खोज करना था। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं। फायान ने अपने यात्रा में भी, यात्रा वृतांत में लिखिए, फायान ने अपने यात्रा वृतांत में, फायान ने बेटा अपने यात्रा वृतांत में अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन समाज प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था के साथ, लिखिए, गुप्तकालीन समाज प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था क्या होगा बेटा? अर्थव्यवस्था के साथ उन स्थानों का विवरण दिया है, उन स्थानों का विवरण दिया है, विवरण दिया है, लिख लीजिए, उन स्थानों का बेटा विवरण दिया है जहां वह गया था, जहां वह गया था। ये भी कह सकते हैं। उसने शासकों के नामों से चर्चा नहीं की है। हालांकि उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। लिख लीजिए, उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी। ये भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सिक्के, देखिए, समय के सिक्के क्या बोल सकते हैं बेटा? स्वर्ण सिक्के यानी कि दिनार। लिखिए, स्वर्ण सिक्के जिसे हम बोलते हैं बेटा दिनार, स्वर्ण सिक्के जिसे हम बोलते हैं बेटा दिनार, छात्र धारी प्रकार के सिक्के। लिखिए, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया? ये सभी इसमें बेटा इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपसे पेपर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। सबको क्लियर है? ये भी हो सकता है आपसे परीक्षा में आप सभी से पूछ लिया जाए। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। ये भी हो सकता है बेटा आपसे, ये भी क्वेश्चंस जो हैं ये आपसे हो सकता है कि क्वेश्चंस आपसे बेटा, आपसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाए। बात समझ में आया सभी को? हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद अगर इसके नवरत्न के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत सारे नवरत्न इनके थे। चूंकि नवरत्न थे इनके, जैसे कालिदास थे, अमर सिंह थे, वारामिहिर थे, धनवंतरी थे, कटकपर थे, शंकु थे, तापड़क थे, वररुचि थे। ये सभी क्या नवरत्न थे इनके। चूंकि नवरत्न थे, सब लोग का काम अलग अलग था। ठीक है, ये सब जानते भी होंगे आप। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है बेटा कुमारगुप्त। क्या नाम है उसका? उस शासक का नाम है बेटा कुमारगुप्त। ठीक है, तो अगला जो शासक हम पढ़ेंगे बेटा कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। 414 से लेकर 455 तक थे ये। 414 से 455 तक थे कुमारगुप्त प्रथम। चूंकि इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे, इनकी कई सारी उपाधियां थी। महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता था इन्हें, उपाधियां। अगर बात करें बेटा महेंद्रादित्य, महेंद्रा, देख लीजिए इनकी जो उपाधियां हैं बेटा
इनकी जो मेन उपाधियां है महेंद्रादित्य लिख लीजिए, महेंद्रादित्य। इनकी जो उपाधियां है महेंद्रादित्य है। इसके साथ हम महेंद्र कल्प भी कहते हैं इनको, महेंद्र कल्प लिख लीजिए, महेंद्र कल्प भी कहते हैं इनको। महेंद्र सिंह भी कहते हैं, महेंद्र सिंह भी कई जगह कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चूंकि इनके बारे में अगर हम चर्चा करें बेलसड़, उदयगिरिता, मंदसौर अभिलेखों से, देखिए कुमारगुप्त का जो हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, मैंने कहा बेलसड़, बेलसड़, उदयगिरी, उदयगिरी तथा उदयगिरी तथा मंदसौर अभिलेख से, लिखिए मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से क्या लिख सकते हैं बेटा, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है। लिखिए कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। मैंने कहा भी ये भी कि बेलसड़ अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख है। ये जो बेलसड़ अभिलेख है ये पहला अभिलेख है। क्या है बेटा, पहला अभिलेख है। ये बेटा क्या है, ये पहला अभिलेख है जो 415 में उत्कीर्ण किया। मंदसौर अभिलेख में जो है कुमारगुप्त को पृथ्वी का सबसे धार्मिक पुरुष बताया गया है। ये जो इसमें जो है कुमारगुप्त को पृथ्वी का सबसे धार्मिक पुरुष बताया गया है। धार्मिक पुरुष, सोच लीजिए, धार्मिक पुरुष बताया गया। क्योंकि दामोदरपुर जो है, जो ताम्र अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि भी दी गई है। तो ये भी याद रखिएगा किसमें, तो दामोदर लिख लीजिए कि दामोदरपुर ताम्र अभिलेख में, दामोदरपुर, दामोदरपुर ताम्र अभिलेख में, ताम्र अभिलेख में, अभिलेख में दामोदरपुर बेटा ताम्र अभिलेख की अगर हम बात करें तो ताम्र अभिलेख में जो है कुमारगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त लिख लीजिए प्रथम को महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है, दी गई है, उपाधि दी गई है। इस अभिलेख में चूंकि मैंने कई मुद्दों पर इस पर चर्चा भी किया, कुमारगुप्त प्रथम के सबसे अंतिम शासकीय वर्ष की चर्चा जो है एक चांदी के सिक्के से मिली थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके सिक्कों पर बात करें अगर हम बेटा, तो उसके सिक्कों पर जो है कार्तिकेय की मूर्ति अंकित थी। इनके जो सिक्के थे कुमारगुप्त प्रथम के, कार्तिकेय, कार्तिकेय की जो बात अगर हम करें बेटा, कार्तिकेय की जो है मूर्ति अंकित थी। लिखिए कार्तिकेय की मूर्ति अंकित, इनके सिक्कों पर जो है, सिक्कों पर यह भी कहा गया है कार्तिकेय की मूर्ति अंकित थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना भी किया। तो इसने क्या किया बेटा, नालंदा महाविहार, नालंदा जो बिहार में है, महाविहार की स्थापना इसी ने किया, महाविहार की स्थापना। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना की, जो एक क्या है, महान शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। महान शिक्षा केंद्र के रूप में, महान शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। महान शिक्षा केंद्र के रूप में बेटा, ये महान शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा, विकसित हुआ, कह भी सकते हैं इसको, विकसित हुआ या उभरा जो भी है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त, ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। स्कंदगुप्त लिख लीजिए,
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, 455 से 467 तक था, याद रखिएगा। और सत्ता के लिए स्कंदगुप्त को संघर्ष करना पड़ा, याद रखिएगा भाई, सभी लोग करते हैं सत्ता के लिए संघर्ष। दुनिया करती है, ये भी किए, इसमें नई बात क्या है। उसके शासनकाल में पुष्यमित्र तथा हुड़ आक्रमण हुए। शासनकाल में पुष्यमित्र तथा हुड़ आक्रमण हुए। उसके शासनकाल में बेटा पुष्यमित्र तथा हुड़ आक्रमण हुए। संघर्षों का प्रभाव गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी दिखा। संघर्षों का जो प्रभाव था बेटा गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी दिखा। अर्थव्यवस्था पर दिखा। अगर हम बात करें बेटा स्कंदगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों की, स्कंदगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों, स्वर्ण के सिक्कों की, स्कंदगुप्त द्वारा जारी बेटा स्वर्ण के सिक्कों की गुणवत्ता से इसे समझा जा सकता है। गुणवत्ता से इसे समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। सिक्कों में सोने की मात्रा लगातार कम हुई है। सिक्कों में सोने की मात्रा लगातार कम हुई है। और आगे बात अगर किया जाए तो उत्तर गुप्त शासकों ने सोने के सिक्कों की बजाय चांदी के सिक्कों को जारी किया। देखिए उत्तर गुप्त शासकों ने सोने के सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्के को जारी किया। सोने के सिक्कों के बजाय बेटा चांदी के सिक्के को जारी किया, जो अर्थव्यवस्था के ह्रास की स्थिति को दर्शाता है। क्या दिखाता है? जो लिख लीजिए बेटा, अर्थव्यवस्था के ह्रास की स्थिति को लिख लीजिए, ह्रास की स्थिति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के बेटा ह्रास की स्थिति को क्या करता है? ये दर्शाता है। बात समझ में आया सभी को? जूनागढ़ अभिलेख से सार्वजनिक कार्यों की जानकारी मिलती है। लिखिए जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात का, लिखिए जूनागढ़ अभिलेख से, तो जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है बेटा? तो जूनागढ़ अभिलेख से सार्वजनिक कार्यों की जानकारी मिलती है। लिखिए सार्वजनिक कार्यों की जानकारी, सार्वजनिक कार्यों की बेटा क्या मिलती है? तो सार्वजनिक कार्यों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये भी कर सकते हैं। सुदर्शन झील पर बना बांध जो है अत्यधिक वर्षा के कारण टूट गया। लिख लीजिए सुदर्शन झील पर बना बांध अत्यधिक वर्षा के कारण क्या हुआ बेटा? अत्यधिक वर्षा कारण टूट गया।
जिसका पुनर्निर्माण इसके राज्यपाल पाड़ा दत्त द्वारा किया गया। देखिए, पुनर्निर्माण राज्यपाल किसके द्वारा बेटा? पुनर्निर्माण जो राज्यपाल किसके द्वारा किया गया? तो पड़ दत्त द्वारा किया गया। लिखिए, पड़ दत्त द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा, पड़ दत्त के द्वारा किया। स्कंदगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और यह उपाधि उसने हुड़ों को पराजित करने के बाद ग्रहण की। जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त ने, देखिए ऐसे लिख, अगले पेज पे लिख लो, स्कंदगुप्त ने लिख लो, स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि हुड़ों को पराजित करने के बाद समझ में आया? जिसकी चर्चा भीतरी स्तंभ लेख में मिली है। कहां चर्चा मिली है बेटा? भीतरी, जिसकी चर्चा बेटा भीतरी स्तंभ लेख में मिली है। इसकी उपाधि विक्रमादित्य, क्रमादित्य, लिखिए उपाधि विक्रमादित्य, क्रमादित्य, क्रमादित्य सिक्कों पर अगर हम बात करें बेटा, क्रमादित्य कहां पर? सिक्कों पर, सिक्कों पर। परम भागवत, लिखिए परम भागवत, परम भागवत भी लिख लीजिए, या सक्रिपय, या सक्रिपय लिख लीजिए, ठीक है। जो हम कह सकते हैं बेटा कहरम स्तंभ अभिलेख पर, कहरम स्तंभ अभिलेख पर, कहरम स्तंभ अभिलेख पर, ये भी कह सकते हैं। देवराज भी है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा स्कंदगुप्त का, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें बेटा कि राज्य व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, उसकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो इस बातों को भी जो है हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो अगर हम राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करें या बात करें कि भाई राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, क्योंकि हमने तो हर मुद्दों पे बात करना है बेटा, या प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, तो राजस्व व्यवस्था तथा प्रशासन के बारे में अगर बात करें गुप्त साम्राज्य के, तो राजस्व व्यवस्था, चूंकि राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रचलित जो था वो राजा द्वारा ली गई उपाधियों से स्पष्ट था, जैसे परमेश्वर की उपाधि हुई। तो देखिए राजस्व व्यवस्था, राज व्यवस्था तथा प्रशासन, तथा प्रशासन, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें कह सकते हैं जो राजत्व का दैवी सिद्धांत कुषाणों ने अपनाया था, गुप्त शासक कुषाणों के अधीन थे, जिसे उन्होंने बाद में अपनाया। लिखिए राजत्व शासन कुषाणों ने अपनाया था, राजत्व शासन बेटा कुषाणों ने अपनाया था। गुप्त शासक जो थे कुषाणों के अधीन थे, के अधीन। तो गुप्त शासक जब बेटा कुषाणों के अधीन होंगे, तो एक बात बताओ, इन्होंने बाद में अपनाया, बाद में अपना लिए, बाद में अपनाया। अगर हम बात करें बेटा अधिकारियों को वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता था, लिखिए अधिकारियों को वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता था। वंशानुगत आधार पर बेटा नियुक्त किया जाता था।
इसमें यह भी कह सकते हैं कि उदयगिरी गुफा अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड का यह निर्देश अंकित भी है। इसमें महादंड नायक यानी कि मुख्य न्यायाधीश, लिखिए महादंड नायक, जिसे हम प्यार से बेटा मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, महादंड नायक जिसे हम प्यार से बेटा क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, कह सकते हैं कि नियुक्त किए जाते थे। और ये क्या करते थे बेटा, नियुक्त जो किए जाते थे प्रांतीय स्तर पर न्याय विभाग का प्रधान, प्रांतीय स्तर पर न्याय विभाग का प्रधान, प्रांतीय स्तर पर बेटा न्याय विभाग का क्या था, ये प्रधान था, होता था। और चूंकि मैंने कहा प्रधान होता था, उपासिका तथा जिला स्तर पर इसका प्रमुख प्रधान, इसे उपासिका कहलाता था, उपासिका। लेकिन जो जिला स्तर पर इसका जो प्रमुख था, लिखिए, तथा जिला स्तर पर प्रमुख जो था उसे क्या बोलते थे बेटा, जो जिला स्तर पर जो प्रमुख था ना, उसको विषयपति होता था। लिखिए विषयपति, विषयपति होता था। फायान के अनुसार गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लिखिए फायान कहता है, फायान के अनुसार गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं, जो मृत्युदंड है नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, कह सकते हैं मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। महल की सुरक्षा का जो प्रमुख अधिकारी था उसे महाप्रतिहार कहा जाता था, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार, महल की सुरक्षा का अधिकारी, महल की सुरक्षा का, महल की सुरक्षा का बेटा यह अधिकारी होता था, इसे महाप्रतिहार कहा जाता था। प्रतिहार समारोहों का नियंत्रक होता था, जो प्रतिहार होता था समारोहों का नियंत्रक होता था, समारोहों का क्या होता था, नियंत्रक होता था, नियंत्रक होता था, समारोहों का बेटा नियंत्रक होता था। तथा महल में किसी के प्रवेश की स्वीकृति देने वाला अधिकारी होता था, महल में किसी के प्रवेश की स्वीकृति, किसको जाना है किसको नहीं जाना, स्वीकृति देने वाला अधिकारी होता था। समझ में आया? इतक जो है, जो दिए गए उपहार तथा अनुदानों का लेखा जोखा करता था, एक इतक था, इतक नामक अधिकारी, इतक दिए गए उपहार का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी, लेखा जोखा बेटा करने वाला अधिकारी था। ये भी याद रखिएगा, इतक बोलते थे उसे। जब उपहार के रूप में ब्राह्मणों अथवा अन्य लोगों को भूमि प्रदान की जाती थी, याद रखिएगा, उपहार के रूप में दी जाती थी, याद रखिएगा, बस मेन चीज ये है। अगर बेटा हम इसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करें, क्योंकि हम हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में क्या बोल सकते हो बेटा, प्रांतीय शासन व्यवस्था, लिखिए प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था में क्या कह सकते हो, संपूर्ण समाज है देश, राष्ट्र या भुक्ति में विभाजित था। संपूर्ण राष्ट्र जो है, संपूर्ण, जो अगर हम बात करें बेटा कि संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण जो साम्राज्य है, देश, संपूर्ण साम्राज्य जो है बेटा देश, राष्ट्र या भुक्ति में विभाजित था, राष्ट्र या भुक्ति
में विभाजित था। भुक्ति में बेटा क्या था? विभाजित था। अभिलेखों में भुक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में जो है भुक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है। भुक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है। बंगाल में जो है इसे पुडवर्धन भुक्ति की चर्चा की गई है। बंगाल में पुडवर्धन भुक्ति की चर्चा ये भी कहा जा सकता है। भुक्ति के शासन का संचालन उपरिक्त, देखिए भुक्ति के शासन का संचालन, भुक्ति के शासन का संचालन कौन करता था बेटा? तो शासन का संचालन जो करता था उसका नाम क्या था? उपरिक्त। उपरिक्त के द्वारा किया जाता था। उपरिक्त द्वारा किया जाता था, जिसका सीधे नियुक्ति शासक द्वारा होती थी। नियुक्ति शासक द्वारा। तो ये सारी चीजें प्रांतीय शासन व्यवस्था में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रांतीय शासन व्यवस्था में से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेटा राजस्व व्यवस्था की, लिखिए राजस्व व्यवस्था। जो राजस्व व्यवस्था कैसी थी? राजस्व व्यवस्था क्या लिख सकते हैं राजस्व व्यवस्था में? कि भूमि राजस्व की सबसे बड़ा स्रोत था। राजस्व भूमि सबसे बड़ा स्रोत। देखिए भूमि क्या था बेटा? सबसे बड़ा स्रोत था भूमि। समुद्रगुप्त के शासन काल में अक्षपट लाधिकृत लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। समुद्रगुप्त के शासन काल में, लिख लीजिए, समुद्रगुप्त के शासन काल में, समुद्रगुप्त के बेटा शासन काल में अगर हम बात करें कि अक्षपट लाधिकृत, जो अक्षपट लाधिकृत जो था लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त होता था। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बेटा नियुक्त था। भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए ध्रुवालीकरण की नियुक्ति की जाती थी। लिखिए भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए, लिख लीजिए भूमि राजस्व संग्रह के लिए एक अधिकारी था जिसका नाम था ध्रुवालीकरण। ध्रुवालीकरण की क्या की जाती है बेटा? ध्रुवालीकरण की जो है नियुक्ति की जाती थी। कर्णिक नामक अधिकारी जो था वो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखते थे। देखिए कर्णिक नामक अधिकारी, लिख लीजिए कर्णिक नामक अधिकारी क्या करते थे? भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखते थे। भूमि अभिलेखों को बेटा ये क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे। तो ये सारी चीजें बेटा आप सभी को क्या करना है? ये सभी चीजें आपको लिखना है। व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इसमें कृषि, और कृषि में क्या लिख सकते हैं बेटा? अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की भूमियों की चर्चा मिलती है। अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के भूमि की चर्चा मिलती है। वृक्ष भूमि को खिल, विषय भूमि को जो वृक्ष भूमि है, लिख लीजिए वृक्ष भूमि को खिल,
वृक्ष भूमि को क्या कहा जाता था बेटा? खिल या अपहत इत्यादि कहा जाता था। अपहत इत्यादि कहा जाता था, कहा जाता था। राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी नहीं होता था। लिखिए, राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी नहीं होता था। संपूर्ण भूमि का स्वामी नहीं होता था। अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख मिलता है। 12 प्रकार के बेटा भूमि का उल्लेख अमरकोश में मिलता है। यह भी आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, जैसे कह सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कुछ भूमियों के बारे में, जैसे मान लीजिए वास योग्य भूमि। लिखिए, वास योग्य भूमि, जिसमें हम कह सकते हैं इसकी कौन सी भूमि थी बेटा? जो वास्तु से संबंधित थी, ये कह सकते हैं। दूसरा लिख लीजिए, चारागाह भूमि थी, चारागाह से संबंधित चारागाह भूमि। तीसरा लिख लीजिए, खेती योग्य भूमि, जो क्षेत्र कहते हैं खेती योग्य भूमि। चौथा लिख लीजिए, नहीं जोती जाने वाली भूमि, ज्योति नहीं जोती जाने वाली भूमि। और पांचवा लिख लीजिए, बिना जोती गई जंगली भूमि। जोती गई जंगली भूमि, बिना जोती गई जंगली, इस सभी को इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बिना जोती गई जंगली भूमि, इसको भी हम इसमें बात कर सकते हैं। अगर हम समाज के बारे में बात करें बेटा, समाज कैसा था? लिखिए, समाज, समाज, समाज के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति प्राप्त थी। वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति, वर्ण व्यवस्था को बेटा स्वीकृति प्राप्त थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। लिखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी। अनुदान में दी जाती थी। ऐसे गांव को ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। जो अनुदान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। ऐसे गांव को ब्रह्मदेव गांव, इसे अग्रहार भी कहा जाता था। अग्रहार भी, अग्रहार ये भी कहा जाता था। विदेशी जातियों को प्राप्त क्षत्रिय कहा जाता था। विदेशी जातियों को, लिखिए, विदेशी जातियों को, विदेशी जातियों को क्या कहा जाता था बेटा? विदेशी जातियों को प्राप्त क्षत्रिय, प्राप्त क्षत्रिय, प्राप्त क्षत्रिय कहा जाता था, कहा जाता था। जो पूर्व गुप्त काल में भारत आए, जो पूर्व गुप्त काल में भारत आए, यह भी कहा जा सकता है। बौद्ध तथा जैन धर्मों को भी समर्थन प्राप्त था। लिखिए, बौद्ध तथा जैन धर्मों को भी समर्थन प्राप्त, ये भी कह सकते हैं। अंत्य जातियों को अस्पृश्य माना जाता था। लिखिए, अंत्य जातियों को अस्पृश्य, जो अंत्य जातियां थी बेटा उसको अस्पृश्य माना जाता था, यह भी कहा गया है।
चांडाल था अन्य ऐसी जातियों को गांव से बाहर निवास करना पड़ता था। चांडाल तथा अन्य जातियां गांव के बाहर निवास, गांव के बाहर निवास, गांव के बाहर निवास करती थी, यह भी कहा गया है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, याद रखिएगा, स्त्रियों की स्थिति, लिखो बेटा इसमें, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं, की स्थिति अच्छी नहीं, स्त्रियों की स्थिति बेटा क्या थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें चूंकि समाज में कहा गया तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अगर हम थोड़ा सा कला और संस्कृति पे बात करें कि कला और संस्कृति कैसी थी गुप्त समाज में, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, लिखिए कला और संस्कृति की बात अगर हम करें बेटा, आर्ट एंड कल्चर की बात अगर हम करें कि कला और संस्कृति कैसी थी, तो कह सकते हैं कि नागर तथा द्रविड़ शैली को गुप्त काल में महत्व मिला। नागर और द्रविड़ शैली को महत्व, नागर और द्रविड़ शैली को महत्व हुआ। गांधार कला का प्रभाव देखने को मिल रहा था, गांधार कला का प्रभाव देखने को मिल रहा था। ठीक है, मथुरा कला में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। देखिए मथुरा कला में, ऐसे लिखिए, मथुरा कला में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, प्रतिमाओं का निर्माण हुआ मथुरा कला में, जिस पर शक्ति कला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है, जिस पर शक्ति कला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। देवगढ़ का मंदिर जो झांसी का है, लिखिए देवगढ़ का मंदिर, लिखिए देवगढ़ का मंदिर, का मंदिर कहां पर है बेटा, झांसी। देवगढ़ का मंदिर झांसी हुआ। गढ़वा का मंदिर प्रयागराज हुआ, लिखिए गढ़वा का मंदिर प्रयागराज, प्रयागराज हुआ। गुप्त काल के मंदिर निर्माण शैली को दर्शाते हैं, गुप्त काल के मंदिर निर्माण शैली को दर्शाते हैं। निर्माण शैली को दर्शाते हैं। अजंता की गुफा के चित्रकलाओं में बौद्ध प्रतिमाओं को उकेरा गया है, लिखिए अजंता की गुफाओं में, अजंता की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में चित्रकला में बौद्ध प्रतिमाओं को उकेरा गया है। चित्रकला में बौद्ध प्रतिमाओं को, बौद्ध प्रतिमाओं को लिख लीजिए उकेरा गया है। बौद्ध प्रतिमाओं को क्या किया गया है, उकेरा गया। बौद्ध प्रतिमाओं को क्या किया गया है, उकेरा गया। तो ये भी पॉइंट आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा और चीजों को लेकर, जो मैंने कहा मेन जो चीजें हमने बात किया, शिल्प तथा वाणिज्य के बारे में भी अगर हम चर्चा कर लें कि शिल्प कैसा था, वाणिज्य की स्थिति क्या थी, जो मेन चीजें हैं जो मैंने आर्ट एंड कल्चर पे जिक्र किया। तो अगर हम बात करें बेटा शिल्प तथा वाणिज्य के बारे में, शिल्प तथा वाणिज्य, तो लिख लीजिए शिल्प तथा वाणिज्य के बारे में मेन जो चीजें हैं हम लिख सकते हैं शिल्प तथा वाणिज्य में कि शिल्प उत्पादन में बृहद निर्माण को स्थान दिया गया। ठीक है,
8 शिल्प के बारे में चर्चा चुकी मिलते हैं। गुप्त काल में बड़ी संख्या में शिल्पियों द्वारा निर्माण किए जाते थे। बड़ी संख्या में लिख लीजिए, बड़ी संख्या में शिल्पियों द्वारा निर्माण, शिल्पियों द्वारा निर्माण, बड़ी संख्या में बेटा शिल्पियों द्वारा निर्माण होता था। 8 शिल्प की बात की गई है, 8 शिल्प के 8 शिल्प। और बेटा 8 शिल्प कौन कौन से, जिसमें हम बात कर सकते हैं सोना, चांदी, सीसा, टीन। लिखिए सोना, चांदी, सीसा, टीन। और क्या लिख सकते हैं, तांबा, पीतल, लोहा, तांबा, पीतल, लोहा, तांबा, पीतल, लोहा और कीमती पत्थरों से जुड़े थे। और लिख लीजिए कीमती पत्थरों से जुड़े थे। पत्थरों से क्या बेटा, तो कीमती पत्थरों से जुड़े थे, ये लिख सकते हैं। आभूषणों का निर्माण भी गुप्त काल में किया जाता था। लिखिए आभूषणों का निर्माण भी गुप्त काल में किया जाता था, किया जाता था। आभूषणों का निर्माण भी बेटा गुप्त काल में किया जाता था, ये भी कह सकते हैं। सूती तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण भी महत्वपूर्ण था। लिखिए सूती तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण, सूती तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण, ये भी कह सकते हैं कि सूती तथा रेशमी वस्त्रों का निर्माण भी होता था। कीमती वस्तुओं का निर्माण होता समाज के उच्च वर्गों के लिए किया जाता था। कीमती वस्तुएं भाई जाहिर सी बात है समाज के उच्च वर्ग के लिए, समाज के उच्च वर्ग के लिए कीमती वस्तुएं लिख लीजिए, समाज के उच्च वर्ग के लिए भी किया जाता था। ये भी इसमें चर्चा की गई है, ये भी सारी चीजें आप सभी को लिखना है, ठीक है। समाज के उच्च वर्ग के लिए की जाती थी, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, इसको लिख लीजिए पहले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बताते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें कि गुप्त काल में विज्ञान की क्या स्थिति थी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो हम इसमें कह सकते हैं सर 300 से लेकर 600 ईसा के बीच प्रसिद्ध व्यक्तित्व आए। 300 से 600 के बीच प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जैसे कुछ का नाम लिख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं बेटा आर्यभट्ट का नाम लिया होगा, आर्यभट्ट प्रथम। लिखिए आर्यभट्ट प्रथम, सब तो परिचित हैं ही इनसे। दूसरा लिखिए बारामिहिर, लिखिए बारामिहिर। तीसरा लिखिए ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त का नाम लिख लीजिए। चौथा लिखिए महावीर। मतलब सब अपने कार्य क्षेत्रों में बेटा ये लोग पारंगत थे। वाणभट्ट का नाम सुना होगा, वाणभट्ट, वाणभट्ट है। या कश्यप का नाम सुना होगा, कश्यप, कश्यप भी थे। इन सभी का जो है हम इसमें बात करेंगे। अगर हम बात करें बेटा गुप्त साम्राज्य का पतन, जो इसके बाद जिक्र करें गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में, तो गुप्त साम्राज्य का पतन की अगर हम बात करें, क्यों गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, भूमि अनुदान के कारण। लिखिए मालवा के शासक चूंकि उसका उदय हो गया, लिखिए भूमि अनुदान के कारण। पहले लिखिए भूमि, लिखिए अनुदान के कारण, भूमि बेटा अनुदान के कारण क्या लिख सकते हैं कि भूमि अनुदान के कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सामने आई। विकेंद्रीकरण
की प्रवृत्ति सामने आई, ये भी कह सकते हैं। इसने राजस्व में कमी को स्वरूप प्रदान किया, इसने राजस्व में कमी को, राजस्व में जो कमी हुई, इस कमी को क्या किया, स्वरूप प्रदान किया। प्रदान किया, जिसका प्रभाव कोषागार पर पड़ा, प्रभाव कोषागार पर पड़ा, लिख सकते हैं, प्रभाव कोषागार पे पड़ा। सामंतवादी प्रवृत्तियों के विस्तार ने, लिखिए, प्रवृत्तियों के विस्तार ने, प्रवृत्तियों के विस्तार ने क्या लिख सकते हैं, नगरीय अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, पतोन्मुख कर दिया, पतोन्मुख कर दिया, ये भी कह सकते हैं। मालवा के शासक अमोघ हर्ष का, मालवा के शासक, लिखिए, मालवा के शासक, क्या नाम है शासक का, तो मालवा के शासक जो हैं अशोधर्म का उदय, अशोधर्म का उदय, इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप सभी को इंक्लूड इसमें करना है। इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि अन्य मुद्दों पे भी हमको चर्चा करना है, इसके बाद हम कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे वाकाटक शासक, लिख लीजिए। इसके बाद चूंकि ये पतन के कारण थे, जो मेन हमने बात किया, देखिए, वाकाटक शासक, वाकाटक शासक किसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं विंध्य शक्ति, लिखिए, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, जो विंध्य शक्ति है, वाकाटक शासक जो है, देखिए, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, वाकाटक शासक बेटा विंध्य शक्ति 250 से 270, लिखिए, 250 से 270 ईसा तक किया है। वाकाटक वंश के शासन की स्थापना इसने, वाकाटक वंश के शासन की स्थापना, शासन की स्थापना की बात की। राजधानी प्रवरपुर, महाराष्ट्र, देखिए, राजधानी प्रवरपुर, महाराष्ट्र, राजधानी प्रवरपुर, महाराष्ट्र। विंध्य क्षेत्र में शासन, लिखिए, विंध्य क्षेत्र में शासन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट लिखिए। अजंता अभिलेख में हर्षिल ने इस वंश को द्विज कहा है, अजंता अभिलेख में किसने बेटा, तो हरिश्रेण ने क्या कहा है, द्विज कहा है, द्विज कहा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक शासक आता है प्रवरसेन, नाम सुना होगा, प्रवरसेन, 270 से 330 तक, लिखिए, प्रवरसेन, प्रवरसेन। तो प्रवरसेन, चूंकि आप सभी जानते भी हैं कि 270 से 330 तक था, 270 से 330 तक क्या लिख सकते हैं बेटा, वास्तविक शक्ति की स्थापना, इसने जो है वास्तविक शक्ति की स्थापना किया। पहले तो ये लिख लीजिए कि वास्तविक शक्ति की स्थापना। दक्कन में वाकाटक शक्ति की स्थापना, दक्कन में वाकाटक शक्ति की स्थापना, शक्ति की स्थापना। और क्या लिख सकते हैं बेटा, राजधानी कंचनाक, लिखिए, राजधानी कंचनाक
जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं बेटा वर्तमान, ठीक है, याद रखिएगा एकमात्र वकाटक शासक, एकमात्र वकाटक शासक, लिख लीजिए एकमात्र वकाटक शासक जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की, सम्राट की उपाधि ग्रहण की, लिख लीजिए सम्राट की उपाधि ग्रहण की। प्रवरसेन के निधन के बाद वकाटक जो शासन दो वर्गों में विभक्त हुआ। देखिए इसके निधन के बाद वकाटक शासन दो वर्गों में बट गया। दो वर्गों में कौन कौन से बेटा? जो मैंने कहा कि वकाटक शासन दो वर्गों में विभक्त हुआ। एक था रुद्रसेन प्रथम ने प्रवरसेन के बाद द्विवर्धन अर्थात से शासन की शुरुआत की। लिखिए रुद्रसेन प्रथम ने, रुद्रसेन प्रथम ने, लिखिए रुद्रसेन जो प्रथम ने क्या किया, प्रवरसेन के बाद, लिखिए प्रवरसेन के बाद, रुद्रसेन प्रथम ने प्रवरसेन के बाद द्विवर्धन, लिखिए द्विवर्धन, द्विवर्धन का मतलब हुआ कि वर्तमान नागपुर से शासन की शुरुआत की। से शासन की शुरुआत की। बात की सर्वसेन ने, जो मैं कहूं अगर, तो सर्वसेन ने जो है बेटा वत्सगुलम शाखा की स्थापना की। सर्वसेन ने, लिख लीजिए कि जो सर्वसेन था, सर्वसेन ने, अगर हम बात करें बेटा तो सर्वसेन ने वत्सगुलम शाखा की, वत्सगुलम शाखा की, वत्सगुलम शाखा की जो बेटा स्थापना विदर्भ में की थी, स्थापना विदर्भ में की थी। विदर्भ में की थी, विदर्भ में की थी। वकाटक चूंकि शासक हरिश्चंद्र द्वितीय के निधन, वकाटक शासक हरिश्चंद्र द्वितीय के निधन, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि वकाटक शासक हरिश्चंद्र द्वितीय का निधन हो गया। के बाद जो है अगर हम बात करें बेटा नल कदम्ब कलचुरी के बाद, नल कदम्ब कलचुरी, ठीक है बेटा, याद रखना नल कदम्ब कलचुरी तथा यशोवर्धन ने क्षेत्रीय स्तर पर शासन आरंभ किया, तथा यशोवर्धन ने क्षेत्रीय स्तर पर शासन स्थापित किया। ये भी कह सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर शासन स्थापित किया। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न गुफा मंदिरों के निर्माण में वकाटकों का योगदान रहा है। विभिन्न गुफा मंदिरों के निर्माण में, विभिन्न गुफा मंदिरों के निर्माण में वकाटकों का योगदान रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि वकाटकों का योगदान रहा है। हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि अजंता गुफा चित्रकला के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अजंता गुफा, लिखिए अजंता गुफा, क्या लिखेंगे बेटा? अजंता गुफा चित्रकला के विकास में, चित्रकला के विकास में इनका योगदान
महत्वपूर्ण रहा है। इनका जो योगदान रहा है बेटा महत्वपूर्ण था। ये जितना भी मैं आप सभी को बताते चला काफी इंपॉर्टेंट था बेटा, और आपके पेपर में हर क्वेश्चन जो है इसी में से जो है घुमा फिरा के आपसे भी पूछता भी। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा चूंकि इसके बारे में हमने पढ़ा, चूंकि जो वकाटक शासक थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा, नंदीवर्धन जो शासक था, शाखा जो था, देखिए जो वाकाटक राजवंश था, जो मैंने कहा आपसे वाकाटक राजवंश, इसके बारे में हमने क्या कहा, तो इसी के बारे में हमने यही कहा ना आपसे कि नंदीवर्धन शाखा और रुद्रसेन प्रथम द्वारा स्थापित, एक लिख लीजिए नंदीवर्धन शाखा, यही मैंने कहा था। और दूसरा मैंने क्या कहा था, दूसरा कहा था बेटा रुद्रसेन प्रथम द्वारा स्थापित, रुद्रसेन प्रथम द्वारा स्थापित। नंदीवर्धन शाखा क्या था बेटा, तो नंदीवर्धन शाखा में मैंने कहा कि वत्स गुलम शाखा, और रुद्रसेन प्रथम द्वारा जो है प्रवरसेन द्वारा स्थापित, प्रवरसेन द्वारा स्थापित, ये भी कह सकते हैं प्रवरसेन द्वारा स्थापित। ठीक है, ये पॉइंट आप कह सकते हैं कि प्रवरसेन द्वारा स्थापित। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें बेटा, चूंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ गुप्त साम्राज्य, और इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उस प्रश्नों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या जो मेन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए कि गुप्त प्रशासन की विशेषता क्या थी। लिखिए गुप्त प्रशासन की विशेषता क्या थी, विशेषता क्या थी। पहला क्वेश्चन यह है कि गुप्त शासन की विशेषता क्या थी। मौर्य प्रशासन से इसकी तुलना करें, मौर्य प्रशासन से इसकी तुलना करें। इसकी तुलना करें, मौर्य प्रशासन से बेटा इसकी तुलना करें। दूसरा लिखिए कि गुप्त काल में लिखिए भूमि अनुदान प्रणाली के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भूमि अनुदान प्रणाली लिख लो बेटा, भूमि अनुदान प्रणाली के प्रभाव की विवेचना करें, के प्रभाव की विवेचना करें। तीसरा लिखिए गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग को कहा जाता है। गुप्तकाल को लिख लीजिए, गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। चौथा लिखिए गुप्तकाल में लिखिए गुप्तकाल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास पर, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के क्या विकास पर प्रकाश डालें, विकास पर प्रकाश डालें। ये भी कर सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन लिख लीजिए, पांचवा कि हुड़ों के आक्रमण लिख लीजिए, हुड़ों के आक्रमण का गुप्त साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, गुप्त साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखिए प्रयाग प्रशस्ति जो आपका इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, लिखिए ये क्वेश्चन, इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है, स्तंभ लेख का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट करें, का ऐतिहासिक महत्व
स्पष्ट करें, ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट करें। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये सब चीजें आपके पेपर में जो है बेटा पूछी जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उस क्वेश्चनों को करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और ये चूंकि गुप्त साम्राज्य हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो अगला होगा हमारा गुप्तोत्तर काल का होगा, तो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बेटा उन सभी क्वेश्चनों को आपको ही करना है, जितने भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य, तो याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।